क्षैतिज दाब P इज इक्वल टू होता है WH²/2। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H² होगा। अतः जल द्वारा बांध की दीवार पर लगाया गया क्षैतिज दाब भरे जल की ऊंचाई पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके बारे में देखेंगे। जब पानी से भरे हुए बीकर में एक कॉर्क और कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है, क्योंकि लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्नौली का प्रमेय डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा, इसके बारे में देखेंगे। बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। P + ½ ρ v² + ρ gh = स्थिरांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक दीवार द्वारा उत्पन्न बल क्या होगा जिस पर सामान्य रूप से 10 मीटर पर सेकंड की गति से पानी गिर रहा हो और निश्चरण 0.0001 मीटर क्यूब पर सेकंड हो। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 न्यूटन। सॉल्यूशन देखेंगे, दिया है v = दिया है 10 मीटर पर सेकंड, q = होगा 1 × 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर सेकंड, f = होता है ρ gh × a, f = होगा ρ gv = ρ gq। फॉर्मूला पे मान पुट करने पर 1000 × 10 g 10 × 1 × 10⁻4 आ जाएगा 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? श्यानता। इसके बारे में देखेंगे, द्रवों में घर्षण को श्यानता कहा जाता है। श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल उन बलों का विरोध करता है जो उसके स्वरूप को बदलना चाहते हैं। श्यानता को किसी द्रव अथवा गैस के आंतरिक घर्षण के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्वेश्चन देखेंगे, द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डूबी हुई किसी पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह कथन डैश से संबंधित है? आर्किमिडीज के सिद्धांत। इसके बारे में देखेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत, इसके अनुसार कोई वस्तु जो द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी हुई है उसके ऊपर द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस बल को उत्क्षेप बल भी यानी कि अपथ्रस्ट कहते हैं। इसी बल के कारण किसी द्रव में आंशिक रूप से डूबा हुआ पिंड अपने वास्तविक वजन से कम वजन का प्रतीत होता है, अर्थात हल्का प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्प्लावकता यानी कि बॉयंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को दिया जाता है? आर्किमिडीज। इसके बारे में देखेंगे, उत्प्लावकता यानी कि बॉयंसी सिद्धांत के आधार पर जहाज पानी में तैरते हैं। सर्वप्रथम इस सिद्धांत की पहचान करने का श्रेय आर्किमिडीज को जाता है। इसके अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। नील्स बोर क्वांटम विचारों के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या की तथा नाभिकीय विखंडन का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। केपलर सौरमंडल के ग्रहों की गति का सिद्धांत केन रुथरफोर्ड न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। इसके बारे में देखेंगे, तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है। किसी तरल यानी द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले आर्किमिडीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, यह कथन असत्य है। बाकी के सभी कथन सही है। इसको एक बार देख लेंगे। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु डूब जाती है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक हो तो वस्तु तैरती है। यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु तरल के अंदर तैरती है। इसके बारे में देखेंगे, यदि उत्प्लावन बल वस्तु के भार से कम हो तो वस्तु तैरती है, यह कथन गलत है। किसी तरल द्रव या गैस में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्प्लावन यानी कि बॉयंसी का केंद्र हमेशा विस्थापन द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती होता है। इसके बारे में देखेंगे। डायग्राम में भी इसको समझाया गया है कि केंद्र के संपाती होता है। उत्प्लावन केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र संपाती होता है। यदि उत्प्लावन बल तथा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार बराबर हो तो उत्प्लावन केंद्र तथा विस्थापित द्रव के केंद्र एक दूसरे के संपाती होंगे। नोट, जिस द्रव का घनत्व ज्यादा होता है वह किसी वस्तु पर ज्यादा उत्प्लावन बल लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? आर्किमिडीज सिद्धांत। इसके बारे में देखेंगे। आर्किमिडीज सिद्धांत, किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है, अथवा किसी तरल माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उत्प्रेक्ष बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? आर्किमिडीज सिद्धांत। इसके बारे में देखेंगे। आर्किमिडीज सिद्धांत, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु पर एक ऊर्ध्वाधर बल ऊपर की ओर कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। इसका मान वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल का मान वस्तु की द्रव में गहराई पर निर्भर नहीं करता है। यह द्रव के घनत्व तथा वस्तु के आयतन के सीधे समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी द्रव में डूबे हुए पिंड द्वारा अनुभव किया जाने वाला उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है? पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल। इसके बारे में देखेंगे, किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल नावों, जलयानों, गुब्बारों आदि के कार्य के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जहाजों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके बारे में देखेंगे, जहाजों यानी कि शिप्स की गति में वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। फैराडे का नियम विद्युत परिपथ से संबंधित है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स प्रेरित विद्युत धारा से संबंधित। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऊपरी प्रणोद और भार डैश में प्रयुक्त होते हैं। विपरीत दिशा, इसके बारे में देखेंगे किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला प्रणोद का परिणाम उस सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस सतह से वस्तु संपर्क में रहती है। प्रणोद का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। ऊपरी प्रणोद ऊपर की दिशा में और भार नीचे की दिशा में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रॉकेट का आगे की ओर बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को क्या कहते हैं? बायोन्स फोर्स। इसके बारे में देखेंगे किसी वस्तु को तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को उत्प्लावन बल यानी कि वाइंड फोर्स या उत्क्षेप अपथ्रस्ट कहते हैं। उत्प्लावक बल को उत्क्षेप बल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप। इसके बारे में देखेंगे एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम उत्क्षेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा? जल स्तर पूर्ववत रहेगा। इसके बारे में देखेंगे जब एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तब भी जल स्तर पूर्वोत्तर यानी कि पहले जैसा ही रहेगा, क्योंकि आर्किमिडीज के नियमानुसार बर्फ द्वारा उतना ही पानी विस्थापित किया जाएगा जितना उसका आयतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप डैश होगा वस्तु के भार से कम। इसके बारे में देखेंगे स्थिति फर्स्ट, जब वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक हो तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। ऐसा तब होता है जब वस्तु के पदार्थ का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है। स्थिति 2 है यदि वस्तु का भार यानी W हटाए गए द्रव के भार यानी W के बराबर हो तो वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबी हुई तैरती रहेगी, क्योंकि परिणामी बल शून्य होगा। स्थिति 3 है यदि महत्तम उत्प्लावन बल यानी कि W1 वस्तु के भार W से अधिक है तो वस्तु द्रव में तैरती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशाओं में। इसके बारे में देखेंगे उत्क्षेप बल और भार विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? उत्क्षेप। इसके बारे में देखेंगे किसी द्रव तल के लंबवत कार्य करने वाला बल को उत्क्षेप बल यानी कि बायएंट फोर्स कहते हैं। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावक केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ बायोन्सी कहते हैं। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो इसके भार में कमी का आभास होता है। भार में आभासी कमी बहुत वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल। इसके बारे में देखेंगे किसी तरल पदार्थ में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावक बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। हवाई जहाज के पंखों यानी कि विंग्स की डिजाइनिंग, बाकी के सभी लेक्टोमीटर, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग, हाइड्रोमीटर, ये सभी आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। इसके बारे में देखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। लेक्टोमीटर पानी के जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग तथा हाइड्रोमीटर आदि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। वायुयान यानी हवाई जहाज की डिजाइनिंग बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसमें पंखों का आकार ऐसा होता है कि हवा का दबाव पंखों के ऊपर कम नीचे ज्यादा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? ओडोमीटर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं पूछा गया, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा ओडोमीटर। बाकी के सभी हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर, पनडुब्बी ये सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। इसके बारे में देखेंगे ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, शेष सभी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाया जाने वाला उत्क्षेप बल डैश होगा वस्तु के भार के बराबर। इसके बारे में देखेंगे द्रव का वह गुण जिसके कारण वह उस द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबी किसी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावक केंद्र कहते हैं। यदि कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो वस्तु पर द्रव या जल के द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल उस वस्तु के भार के बराबर होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तब उस पर ऊर्ध्व दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह किस नियम द्वारा स्पष्ट होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसके बारे में देखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। वस्तु के भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। द्रव में वस्तु के भार में आभासी कमी इज इक्वल टू हो जाएगा वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार इज इक्वल टू उत्प्लावन बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के डैश पर निर्भर करता है घनत्व। इसके बारे में देखेंगे उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर उत्पन्न की ओर ऊपर की ओर एक बल लगता है जिसे उत्क्षेप या उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल तरल के घनत्व के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उत्प्लावन बल का डैश द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है परिणाम। इसके बारे में देखेंगे उत्प्लावन बल का परिणाम द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दाब यानी कि प्रेशर। क्वेश्चन है दाब को डैश से मापा जाता है? बल और क्षेत्रफल। इसके बारे में देखेंगे दाब को बल एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है, जो कि दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया यानी कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब का मात्रक पास्कल यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दबाव होगा अधिक। इसके बारे में देखेंगे किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंब बल को दाब यानी प्रेशर कहते हैं। अतः क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दाब उतना ही कम होगा और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। दाब इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है जिसे पास्कल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से दाब का बीमा सूत्र क्या है? दाब का बीमा पूछा गया है। दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन और क्षेत्रफल का हो जाता है मीटर स्क्वायर। एक्सेलरेशन का होता है ए का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड और इसका हो जाता है एम का द्रव्यमान का हो जाता है केजी और एम स्क्वायर का एम स्क्वायर कट जाएगा तो केजी
मीटर टू द पावर 1 और s पर पावर -2। केजी का हो जाता है m और मीटर का हो जाता है l पर पावर -1 और s का हो जाएगा जो -2 है तो t टू द पावर -2। यानी इसका सही बीमा हो जाएगा m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, प्रणोद यानी थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्रफल। इसके बारे में देखेंगे, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब एक अदिश राशि है, इसकी एसआई इकाई मात्रक यानी एसआई इकाई या मात्रक पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो दिए इससे दाब यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल डैश कम हो जाता है। इसके बारे में देखेंगे, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है उस सतह पर उतना ही अधिक दाब डालती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी सतह या वस्तु के क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो उस सतह पर दाब कम पड़ेगा। दाब का फॉर्मूला होता है फोर्स बटे एरिया, यानी कि पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। दाब का एसआई पद्धति में मात्रक पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश बढ़ जाती है। इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि रो इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू होता है एच डी जी, जहाँ पे P इज इक्वल टू दाब, H इज इक्वल टू गहराई, D है घनत्व और G है गुरुत्वीय त्वरण। इसलिए गहराई में जाने पर तरल द्वारा डाला गया दबाव बढ़ जाता है। उदाहरण, छत पर रखी पानी की टंकी के पानी का दाब निचले तल से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव डैश कम हो जाता है। इसके बारे में देखेंगे, द्रव दाब के नियम के अनुसार द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त तल से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डैश में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, क्षेत्रफल। इसके बारे में देखेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दाब। इसके बारे में देखेंगे, थ्रस्ट प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहा जाता है, अर्थात किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यदि ए क्षेत्रफल के क्षेत्र पर लगने वाला बल F है तो दाब यानी P इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बटे एरिया। इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब इज इक्वल टू उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। इसके बारे में देखेंगे, यदि किसी सतह पर उसके लंबवत कोई बल लग रहा है तो कहा जाता है कि सतह पर दाब लग रहा है। पृथ्वी या सतह पर लगने वाला दाब उस पर आरोपित बल तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, अतः एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है। यह एक अदिश राशि है। दाब का फॉर्मूला होता है पृष्ठ के लंबवत बल यानी F बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी उत्क्षेप बटे क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव डैश होता है, बाहर की तुलना में अधिक। इसके बारे में देखेंगे, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है। रॉकेट के भीतर एक कक्षा में ठोस या तरल ईंधन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे उच्च दाब पर गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव डैश के अनुपातिक होता है, घनत्व। इसके बारे में देखेंगे, एक निश्चित तापमान पर वायु का दबाव या वायुदाब घनत्व के अनुपातिक होता है। ज्ञात है कि वायुदाब ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, जबकि तापमान बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। वायुदाब को बैरोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? प्रणोद प्रति एकक क्षेत्रफल। इसके बारे में देखेंगे, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब यानी P इज इक्वल टू होता है बल बटे क्षेत्रफल यानी कि फोर्स बटे एरिया। दाब का ऐसे मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, इसे पास्कल भी कहा जाता है। दाब एक अदिश राशि है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, डेंसिटी यानी घनत्व। क्वेश्चन है, पानी का घनत्व क्या है? 1000 किलो पर घन मीटर। इसके बारे में देखेंगे, जल का घनत्व 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। जल यानी H2O पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है, जो इस ग्रह की सतह से 70% का गठन करता है। आमतौर पर मानव शरीर में जल की मात्रा 55 से 78% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है? घनत्व। इसके बारे में देखेंगे, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम घनत्व है। लंबाई, समय और द्रव्यमान के लिए मात्रक क्रमशः मीटर, सेकंड और किलोग्राम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व डैश होता है से कम होता है। इसके बारे में देखेंगे, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? निम्न घनत्व। इसके बारे में देखेंगे, बादलों के आकाश में तैरने का कारण उनका निम्न घनत्व है। कम घनत्व होने के कारण ही बादलों का भार वायु में कम रहता है और वे तैरते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। इसके बारे में देखेंगे, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से 9% कम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पदार्थ के घनत्व को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। इसके बारे में देखेंगे, किसी वस्तु का घनत्व उसके द्रव्यमान तथा आयतन का अनुपात होता है। घनत्व यानी कि रो इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। उसका मात्रक किलोग्राम पर घन मीटर होता है, यानी कि केजी पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 10 टू द पावर 3 केजी मीटर पर मीटर क्यूब है। ऐसा ही मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? 10.8 इंटू 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। इसके बारे में देखेंगे, किसी पदार्थ का घनत्व तथा जल के घनत्व का अनुपात अपेक्षित घनत्व कहलाता है। शुद्ध जल का 4 डिग्री सेल्सियस पर अपेक्षित घनत्व 1 होता है, जैसे चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8